हमारा अपना शहर, सुंदर शहर। नीमच क्या है? नीमच के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? नीमच का वास्तविक अर्थ क्या है? वैसे तो कई भ्रांतियां हैं और अनेक अपवाद भी। इन तमाम बातों के बीच हमने नीमच अर्थ को जाना और नीमच टुडे की लॉन्चिंग के पहले दिन आपको बताएंगे कि नीमच शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और किस तरह से नीमच शब्द का महत्व हमें पता चला। और आज से आप भी जानेंगे कि नीमच शब्द की व्याख्या क्या है। तो देखिए यह खास स्टोरी नीमच शब्द को लेकर कैसे मिला हमें नीमच नाम। मानवीय सभ्यता के विकास के समय से ही हमारा नीमच अंचल विकसित होता रहा है। इसके प्रमाण जहां डिकेन के मच्छी धो में मिलते हैं, वहीं नीमच सिटी की पुरानी इमारतों में भी दिखते हैं। नीमच शब्द की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई। नीमच एक सैनिक शब्द है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अर्थ सहित विकसित कर हमारे शहर को नाम दिया गया नीमच, जिसका अर्थ है नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। नीमच शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्दों से हुई है और NIMACH नाम नीमच को दिया गया। आइए स्पेलिंग सही समझते हैं नीमच शब्द का महत्व। N फॉर नॉर्थ, I फॉर इंडिया, M फॉर मिलिट्री, A फॉर एंड, C फॉर कैवलरी और H फॉर हेडक्वार्टर। इन सभी शब्दों को मिलाकर नीमच का नाम हुआ नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। यह तो रही अंग्रेजों द्वारा दिए गए नीमच शब्द की बात, लेकिन नीमच का इतिहास मीणों की बस्ती से भी शुरू होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सक्तावत कहते हैं कि नीमच में मीणों की बस्ती हुआ करती थी। उपनगर नीमच सिटी के ऊंचे ठीयों पर मीणों की बस्ती थी, जिसके प्रमाण आज भी हैं और वह मीणों की बस्ती है। मीणों की बस्ती होने से नीमच का पहले नाम मीणच हुआ और बाद में मीमच होते हुए नीमच कहा जाने लगा। नीमच शब्द एक सैनिक शब्द है जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया और नीमच में अंग्रेजों की छावनी थी और सैनिकों के एकत्रीकरण से ही नीमच शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसके प्रमाण अंग्रेजों की कई किताबों में मिलते हैं। नमस्कार नीमच टुडे के प्रारंभ होने के अवसर पर आज हम जानेंगे नीमच का इतिहास। आखिर नीमच का नाम नीमच कैसे पड़ा? नीमच के शब्द को लेकर भी कई सारी बातें होती हैं और तथ्य भी उठते हैं। साथ ही नीमच को लेकर कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिससे नीमच की ऐतिहासिकता बयां होती है और नीमच को लेकर अनेक तरह की प्रथाएं भी प्रचलित हैं। साथ ही आज़ादी के आंदोलन में नीमच की अहम भूमिका रही और नीमच के इतिहास और आज़ादी के आंदोलन और नीमच के नामकरण को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे नीमच के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सक्तावत से। सुरेंद्र सिंह जी सक्तावत का नाम नीमच में जहाँ साहित्यकार के रूप में है, वहीं वे प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं और उनकी कई पुस्तकें निकल चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी है। एक पुस्तक जो हाल ही में प्रसारित हुई है, उस पुस्तक में नीमच के आज़ादी के आंदोलन के कई प्रसंग शामिल हैं। तो हम नीमच टुडे से इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी सक्तावत। डॉक्टर साहब, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर नीमच शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और नीमच का नाम नीमच कैसे हुआ, इसका नामकरण की शुरुआत किस तरह से हुई? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले तो नीमच टुडे के शुभारंभ पर मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस नीमच की लाल माटी पर पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं अपेक्षा करता हूं कि नीमच टुडे, उसके साथ वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और आप उसके साथ में अखबार लेकर के जो आप काम कर रहे हैं, तो ये आपका काम उल्लेखनीय होगा और निश्चित रूप से एक पत्रकारिता के क्षेत्र में हलचल होगी, एक बड़ी क्रांति होगी। जहाँ तक आपने नीमच के इतिहास के बारे में प्रश्न पूछा है, यह नीमच की लाल माटी गुलमोहर की तरह दहकती है और इसका एक गौरवशाली इतिहास है। नीमच प्रागैतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक स्थान रहा है। नीमच के आसपास के स्थान पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक गोलाश्म मिलते हैं जो 5 लाख वर्ष पुराने असुलियन सभ्यता के हैं। पुरातत्व में इसका विशेष महत्व है कि प्राचीन प्रागैतिहासिक मानव भी इस काल में यहाँ पर विचरण करता था। नीमच जिले से के अंदर ही थोड़ी ही दूर पर
डीकेन में आदि शैलाश्रय है, वहाँ पर आदिवासियों के द्वारा, आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र साबित करते हैं कि आदि मानव की स्थली भी यह नीमच जिला रहा है। नीमच जिला मुख्यालय की मुख्य बात करते हैं तो नीमच जिला मुख्यालय का अपना विशेष महत्व है, और इस दृष्टि से कि प्रागैतिहासिक काल में भी नीमच का अस्तित्व था, उसके बाद से लेकर के प्राचीन काल में नीमच क्षेत्र ये अपने आप में उल्लेखनीय रहा है। यद्यपि वह समय अंधकार का समय था, फिर भी उस समय धीरे धीरे नीमच का इतिहास सामने आता है। तो विशेषकर नीमच जो मेवाड़ राज्य के अंतर्गत सबसे पहले नीमच का उल्लेख 1301 के एक ताम्रपत्र में आता है, जिसमें मीणच शब्द का उल्लेख है, नीमच नहीं मीणच, क्योंकि नीमच सब प्राचीन काल में मीणों की एक बस्ती के रूप में रहा है। तो नीमच सिटी के कोट मोहल्ला के पास में ही वह बस्ती है मीणों की आज भी, और वहाँ से प्रागैतिहासिक काल की ईंटें मिलती है, उस समय के अवशेष मिलते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने वहाँ पर विजिट की थी। विष्णु श्रीधर वाकणकर की जन्मस्थली भी नीमच ही है, और उन्होंने उस प्रागैतिहासिक व पुरातत्व के संबंध में खोजबीन करके नीमच के इतिहास को लगभग 2000 से लेकर के 2300 वर्ष पूर्व के काल का उस समय बताया था। तो मीणच मीणच का उल्लेख 13वीं शताब्दी में मिलता है। 15वीं शताब्दी मुगल काल के आसपास कानका और कानाखेड़ा के ताम्रपत्रों में मीमच शब्द का उल्लेख आता है, जो मीणच का अपभ्रंश या वर्ण विपर्य होकर के मीमच बन गया। उसके पश्चात ब्रिटिश युग के अंदर यह नीमच शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ, जो विशुद्ध रूप से एक सैनिक नाम है, और मिलिट्री में जिसको नॉर्दर्न इंडिया मिलिट्री एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है। एन फॉर नॉर्दर्न, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मिलिट्री, सी फॉर कैवेलरी, एच फॉर हेडक्वार्टर। तो इस प्रकार से नीमच एक विशुद्ध रूप से सैनिक नाम है, जो कि यहाँ पर नीमच के यानी इस विशुद्ध रूप से जाना जाता है। जी सर, मतलब ये कहा जाए कि मतलब मेवाड़ का शासनकाल और मुगल काल के दौरान यहाँ अपना जो नीमच शहर है, यह मीणों की बस्ती होती थी, और इसका नाम मीणच से मीमच हुआ, और मीमच के बाद जो नीमच नाम जो पड़ा वो एक सैनिक नाम है जो अंग्रेजों ने दिया है। जी हाँ, एक किंवदंती और है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि नीम के पेड़ों की बहुलता के कारण भी नीमच हुआ है, पर यह केवल एक किंवदंती है, इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। जी, जबकि नीमच के सैनिक शब्द होने के प्रमाण है। नीमच के मिलिट्री और सैनिक शब्द होने के प्रमाण है। नेशनल जागरूपी के 1917 के अंक में नीमच के बारे में पूरा जिक्र इसका नॉर्दर्न इंडिया मिलिट्री एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर के रूप में दर्शाया गया है। जी, एक चीज़ हमने देखा, जहाँ हिंदी भाषा में मीणच, मीमच, फिर नीमच हुआ, वहीं इंग्लिश भाषा में भी इसकी स्पेलिंग परिवर्तन हो गया। जिस तरह से सैनिक नाम है उसमें NIMACH है, लेकिन हमने यह देखा है कि चलन में आता है NEEMUCH। तो ये स्थितियाँ को बदली। जहाँ तक भाषा के संबंध में रहता है कि प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन में जहाँ पर उच्चारण का आता है NIMACH विशुद्ध रूप से नीमच नाम है, किंतु जब बोलने में नीमच, नीम शब्द के लिए NEE बड़ी मात्रा, और इसी साथ में मच शब्द जो एक यानी रूढ़ रूप में आ गए MUCH मच, वो नी और मच दो शब्द अंग्रेजी के बन करके इस प्रकार नीमच बन गया, जिससे NEEMUCH। मतलब ये भी कहा जाए कि हम जो स्पेलिंग लिखते हैं वो कायदे से गलत है, और जो नीमच की जो स्पेलिंग है, जो सैनिक शब्द है, उसको सही अर्थों में सही माना जाए। जहाँ तक संज्ञा शब्द में प्रायः ऐसा हो जाता है कि इसमें इतनी यानी व्याकरण ने भी छूट दे रखी है कि सामान्य रूप से अपन NIMACH नीमच का प्रयोग करें तो शुद्ध है ही है, और NEEMUCH नीमच प्रचलन में आ गया है, तो प्रचलित शब्दों को भी आजकल अंगीकृत कर लिया गया है। जी सर। सभ्यता के बाद मीणों की बस्ती आई, और मीणों की बस्ती के बाद नीमच किन किन राजाओं के आधिपत्य का राज्य रहा, और यहाँ मेवाड़ वंश के अलावा कौन कौन से शासन रहा? राकेश जी, नीमच के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू तो यह है कि नीमच में यहाँ मेवाड़ वंश से पहले भी यहाँ पर परमार वंश के मंदिर काफ़ी मिलते हैं, जिनमें विशेष करके जीरन का देवालय पंचदेवल मंदिर और खौर के मंदिर, ये दोनों मंदिर विशेष करके परमार वंश के हैं, और गोहिल परंपरा के मंदिर है, जिससे क्या गोहिल वंश के राज्य को भी यहाँ पर पुष्टि मिलती है। इसके बाद में जब यह ना मेवाड़ के अधीनस्थ आया, तो महाराणा कुंभा
ने यहीं पर यानी मांडू के सुल्तान को पराजित किया था। पास में ही स्थान है नीमच के, जो मंदसौर और नीमच के बीच का, जहाँ कुंभा ने यानी मांडू के सुल्तान को पराजित किया था। तो कुंभा का राज्यकाल रहता है, राणा सांगा का मिलता है, राणा प्रताप का यहाँ पर है। तो नीमच कुल मिलाकर के यानी राजस्थान के इसमें यानी मेवाड़ वंश के कुंभा, सांगा, राणा प्रताप, अमर सिंह, उसके पश्चात राज सिंह तक के उस परंपरा में आता है। और यह जब तक कि सिंधिया वंश के साथ में मेवाड़ की संधि नहीं होती, तब तक नीमच जिला पूरा ही मेवाड़ का एक अभिन्न अंग रहा है। उसके पश्चात ये नीमच का कुछ हिस्सा ग्वालियर में चला गया। अच्छा सर, होलकर स्टेट का भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे मनासा के पास में एक अलेड़ गांव है, वहाँ आई माता का मंदिर है, और होलकर स्टेट का भी कुछ हिस्सा नीमच में रहा है। निश्चित रूप से नीमच जिले का बहुत सारा हिस्सा होलकर का है। मल्हारगढ़ में मनासापुरा होलकर में आता है, रामपुरा होलकर का आता है। तो नीमच नीमच शहर एक ऐसा स्थान पर है जहां आसपास में अन्य राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। जैसे उदाहरण के रूप कहना चाहूँगा कि नीमच सिटी ग्वालियर राज्य का था, छावनी कैंटोनमेंट अंग्रेजों का ब्रिटिश के अंतर्गत था, बघाना मेवाड़ का था, पास में भरभड़िया और ग्वालटोली का हिस्सा आता है, यह टोंक रियासत के अंतर्गत आता था। पिपलिया बाग से लेकर के क्षेत्र ये आपके इसमें जावरा के अंतर्गत क्या क्षेत्र आते थे। तो इस प्रकार से यहाँ अनेक रियासतों का संगम स्थल था। और यही देख करके 1818 में सर डेविड ऑक्टरलोनी ने यहाँ पर एक अंग्रेजी सेना की स्थापना की, और यही से मिलिट्री के ओनर ब्रिटिश कैंटोनमेंट के रूप में यहाँ पर यह नीमच अस्तित्व में आया। जो डेविड ऑक्टरलोनी यहाँ का पहला जनरल मेजर, एक नीमच का आधुनिक नीमच का निर्माता था, जिसने 1818 से 1825 तक नीमच के अंदर ऑक्टरलोनी हॉल, जिसे ऑफिसर मेस कहते हैं, उसको बनाया। उसके साथ साथ में ऑक्टरलोनी लेन है, और यहाँ पर जो 60 बंगले अंग्रेज अधिकारियों के लिए बसाए, और यहाँ पर बंगाल कंटिजेंट के 72 हर मजिस्ट्री की सेना उस समय रहती थी। और एक तरह से क्या है कि ब्रिटिश मुख्यालय के रूप में इंदौर से लेकर नसीराबाद के बीच का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट भी यही रहता था। जी, मतलब ये देखा गया कि नीमच जहाँ 4-5 रियासतों का सेंटर था, वहीं अंग्रेजों का कैंटोनमेंट भी था। मुगलों की बात करें तो मुगलों ने कभी नीमच पर आक्रमण किया, और यहाँ मुगलों से कुछ लड़ाइयाँ हुई क्या राजाओं की? हाँ, मुगल पीरियड में विशेष करके मंदसौर सूबा था, जो अकबर के काल में एक सूबे के रूप में जाना जाता था, मंदसौर सरकार के रूप में उसमें। और उस समय नीमच पर यानी क्या है कि नीमच का अधिकांश हिस्सा जो कि मुगल सूबे के अंतर्गत रहता था, और विशेष करके तो मुगल प्रभाव भी यहाँ पड़ा है। और ये विशेष करके केवल अकबर के बाद से लेकर के जहांगीर के काल तक का यानी मुगल प्रभाव में रहा। बाकी मेवाड़ प्रभाव में वापस आ गया था, क्योंकि मेवाड़ और मुगल के बीच में लगातार जो संघर्ष होता था, इसलिए नीमच जिले पर अधिकतर मेवाड़ का ही प्रभुत्व रहा। जी। तो ये जो नीमच शब्द की उत्पत्ति भी हम समझे कि 1818 के समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ कैंटोनमेंट की स्थापना की, उसी समय से है। हाँ, मेरठ से लेकर के नीमच होते हुए नीमच तक की यात्रा, ये यात्रा एक लंबी यात्रा है, लगभग 2000 वर्षों की यात्रा है। उस यात्रा में विशुद्ध रूप से नीमच कैंटोनमेंट स्थापित होने के बाद इसका नाम नीमच के रूप में प्रख्यात हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ब्रिटिश मुख्यालय था, इसका नाम इंग्लैंड तक भी कॉरेस्पॉन्डेंस में नीमच ही उल्लेख होता था। जी। तो लगभग मतलब नीमच आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा, और अंग्रेजों के लिए एक बड़ा सेंटर था। तो किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में नीमच का योगदान रहा, और नीमच किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से गवाह बना? राकेश जी, 1818 में यहाँ ब्रिटिश मुख्यालय की स्थापना हो गई ब्रिटिश की, और 1857 के अंदर, जब 1857 के क्रांति के बीच सारे देश के अंदर बोए जा रहे थे, उस समय की सुगबाड़ हुई। तो नीमच की धरती वो धरती है, और हमें अत्यंत गर्व है कि नीमच की लाल माटी से 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग ने पहली गोली दागी। वह गोली संपूर्ण मध्य प्रदेश की पहली गोली थी। अखिल भारतीय स्तर पर मंगल पांडे पहला शहीद है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश पर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने वाला सर्वप्रथम यदि सौभाग्य मिला है मध्य प्रदेश को, वो नीमच की धरती को मिला है। इसलिए सर्वप्रथम नीमच की धरती का हम वंदन करते हैं, हम इसका अभिनंदन करते हैं कि मध्य प्रदेश से पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे नीमच ने दिया। और उसके बाद यहाँ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला, मोहम्मद अली बेग के साथ में उसके अनेक साथी मिले, और इसके साथ में लगातार यहाँ पर 93 दिन तक जो संघर्ष चला,
उस संघर्ष में दो दो बार अंग्रेजों को नीमच से भागना पड़ा। मंदसौर के पास ही एक मुगलिया वंश का शहजादा फिरोज, जो मंदसौर में बादशाह बन बैठा था, वो 10,000 की फौज लेकर के नीमच में आता है। 8 नवंबर 1857 को अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ता है। वह कैसुंदा, जमलावदा, डुंगला होते हुए उदयपुर तक भागते हैं, उनको शरण नहीं मिलती है। इसी प्रकार से क्या है कि लगातार लंबे समय तक यहाँ अंग्रेजों को से इनकी लड़ाई होती रही क्रांतिकारियों की, और अंग्रेज यहाँ से परास्त होकर के भागते रहे। तो एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नीमच का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी जी। इसी 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष पर मेरी एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई, 1857 की क्रांति और नीमच। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का सबसे बड़े प्रकाशक प्रभात प्रकाशन ने छापा है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 23 दिसंबर 2021 को उस पुस्तक का विधानसभा भवन के अंदर विमोचन किया। वह पुस्तक टोटल सेलिंग प्लेटफार्म, जिसमें वॉलमार्ट से लेकर के गूगल, अमेजान, प्रभातबुक.com, हिंदीबुक.com से लेकर के 40 से अधिक सेलिंग प्लेटफार्म पर किताब बिक रही है, और उस किताब की कीमत विदेशों में भी लगभग $40 से लेकर $60 तक में बिक रही है, जिसमें प्रामाणिक रूप से प्रथम बार मैंने नीमच के क्रांतिकारियों का प्रमाणों के आधार पर, उस समय के तात्कालीन कॉरेस्पॉन्डेंस और पत्राचार के आधार पर आर्काइव में बैठ करके उनके आधार पर इस पुस्तक को लिखा। सौभाग्य की बात यह है कि जिस समय नीमच में 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उस समय अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था सॉवर्स, उस सॉवर्स ने जो अंग्रेजों से लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, उस सॉवर्स ने यहाँ से इंग्लैंड जाने के बाद में एक किताब लिखी, मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी। वो पूरी किताब नीमच पर है, और उस किताब में सॉवर्स कहता है कि इस नीमच की धरती पर लड़ने वाले क्रांतिकारी, जिनमें तात्या टोपे भी सम्मिलित था, इतिहास के पन्नों में नहीं है। तो हमारे सौभाग्य का विषय है कि नीमच के आसपास तात्या टोपे लड़ रहा था, शहजादा फिरोज लड़ रहा था, कायम कासम खान लड़ रहा था, यहाँ के स्थानीय लोग भी लड़ रहे थे, जिसमें राम रतन खत्री है, जिसके अंदर याना प्यारे का पठान है, ये लोग भी लड़ रहे थे, और एक लंबा संघर्ष यहाँ पर चला। तो इतिहास वास्तव में रोमांचक यहाँ का इतिहास है। मतलब हम इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि नीमच ही एकमात्र ऐसा शहर है जिसने एमपी में पहला बलिदान दिया, और 1857 की क्रांति हमारे नीमच की धरती से शुरू हुई। और तात्या टोपे जो नीमच क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ते रहे, इतिहास के पन्नों में तात्या टोपे का उल्लेख तो बहुत होता है, पर नीमच की धरती को तात्या टोपे ने जिस तरीके से संघर्ष करके पवित्र किया है, उसके बारे में एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉवर्स लिखता है कि तात्या टोपे के सैनिक बड़े ईमानदार थे, और वो जिस शिद्दत के साथ लड़ रहे थे, उनके पास खाने को नहीं था, एक एक रोटी के लिए 1-1 रुपया देने को तैयार थे, अपने पेट पर पट्टा बांधे हुए वो मुस्तैदी के साथ हमसे लड़ रहे थे। तात्या हमको छका रहा था, हम तात्या से हार रहे थे। तो उनकी देशभक्ति, उनके जज्बे को भी हम प्रणाम करते हैं, तात्या टोपे, उनके सैनिकों को, और नीमच की धरती उन क्रांतिकारियों का भी हम वंदन करते हैं। सर, 1857 के बाद 1947 तक किस तरह से नीमच शहर आज़ादी के आंदोलन का गवारा? राकेश जी, 1857 में हमारा देश आज़ाद हो जाता यदि उस समय के राजा और उस समय के लोग और क्रांति में पूरा साथ दे करके अंग्रेजों को भगाने के लिए भरसक प्रयत्न करते, किंतु क्रांतिकारियों के पास में पर्याप्त सामग्री नहीं थी। अनेक ऐसे कारण बने, ब्रिटेन से सेना आ गई, महारानी का घोषणा पत्र आ गया, और इन सब कारण होने के कारण से क्या है कि क्रांति तो समाप्त हो गई, किंतु नीमच में लगातार क्रांति की भावना चलती रही। और 1885 के अंदर जब अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो उस अखिल भारतीय कांग्रेस स्थापना में 1888 में कांग्रेस में भाग लेने के लिए, कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नीमच से लोग जाते रहे हैं, जिसमें हम आदर के साथ में नथमल जी चौरड़िया का नाम जानते हैं, वो चौरड़िया जी यहाँ जाते रहे। चौरड़िया जी फिर बॉम्बे में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे, और यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के अंदर वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम करते रहे। नथमल जी चौरड़िया को योग्य लोग मिले, धनीराम जी सगर, उनको धनीराम जी सगर के साथ साथ में उनको चिरंजीवी लाल जड़िया, ऐसे कई साथी मिले। धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ पर एक तरह से आज़ादी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था,
उस समय नथमल चौड़िया ने अपने साथियों के साथ जाकर अजमेर जाकर पिकेटिंग किया और हवा उस आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। 1930 का नमक आंदोलन नीमच के इतिहास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसमें नथमल चौड़िया और उनके साथ में लगभग 13 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जाकर के उस आंदोलन के अंदर अजमेर में पिकेटिंग किया और भाग लिया। उन 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से यादव समाज के 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर देशभक्ति का जज्बा यह था कि वहाँ जाकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ दी और मातृभूमि के लिए उन्होंने अपूर्व सेवा की। उन नमक आंदोलन के पश्चात का जो महत्वपूर्ण आंदोलन था 1942 का, जिसमें अहिंसा के पुजारी, छोड़ो आंदोलन, हाँ, जो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का आंदोलन, वो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भी कहा था कि करो या मरो, डू और डाई। उस आंदोलन के अंदर सीताराम जी जाजू, धनीराम सगर, रामेश्वर जी गर्ग, शोभाराम गुप्ता और चिरंजीव लाल जड़िया, इन लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया। उनके साथ में लगभग 42 से अधिक और लोग भी भाग लिया। इनकी गिरफ्तारी हुई 5 सितंबर 1942 को और लंबे समय तक ये यानी जेल के अंदर रहे और इन लोगों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लगातार संघर्ष चलता रहा तब तक जब तक कि यूनियन जैक उतर नहीं गया और हमारा तिरंगा लहराया नहीं। वह सौभाग्य का दिन था 15 अगस्त 1947, जिस दिन यूनियन जैक को हमने उतार फेंका और उसके साथ में नीमच के फवारा चौक स्थान और यहाँ के ऑफिसर्स मेस के ऊपर जो झंडा लहराया वो हमारा तिरंगा था। वंदे मातरम, जय भारत। क्या बात है, धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हमारा जो नीमच शहर है, नीमच शहर के नाम की उत्पत्ति किस तरह से हुई। 1818 में नीमच के पहले जो अंग्रेज शासक थे अख्तर लोनी, उन्होंने नीमच का नाम नीमच NIMSCH जो कि एक सैनिक शब्द है उसके ऊपर दिया। और साथ ही नीमच का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। नीमच से होकर नीमच तक पहुंचा और हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम उस माटी के लाल हैं जिस माटी ने 1857 की क्रांति में पहला बलिदान नीमच से हुआ। और पूरे मध्य प्रदेश से जब नीमच की क्रांति गूंजी तो जगह जगह आंदोलन खड़े हुए। इन तमाम जानकारियाँ आज हमसे साझा की प्रसिद्ध इतिहासकार साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सक्तावत ने। तो ऐसी ही एक रोचक स्टोरी के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर सक्तावत जी का, जो कि हमेशा हमें इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं। नीमच टुडे के लिए रुपेश सक्तावत के साथ राकेश सोन।